मेरी प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरी प्यारे भाइयों, मैं हूं गोपाल सर। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 9 जो आप लोगों की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसका 5वां चैप्टर यूक्लिड की ज्यामितीय का परिचय प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 2 पे बात करने वाले। पिछली वीडियो पार्ट 1 में हमने कंप्लीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक में जितने भी प्रश्न थे हमने सबको सॉल्व कर दिया था। और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक में बात करने वाले। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्लास में नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए मेरी प्यारी साथियों, हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 को आसान भाषा में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। प्रश्न 4 में बिंदु सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो चलिए इसको आप समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है प्रश्न 4 में, यानी ये क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोगों को दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 4 से ही दोस्तों रिलेटिव है। बोल रहा है बिंदु सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। यानी कि दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है A और B एक बिंदु है, यहां पर खींच लेते हैं। पहला बिंदु है दोस्तों जिसका नाम है A और दूसरा बिंदु है जिसका नाम है दोस्तों B। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच एक बिंदु विद्यमान है जिसका नाम है C, जिसको हम मध्य बिंदु कहते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रश्न में आगे बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। यानी कि दोस्तों बोल रहा है हमको सिद्ध करना है एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होना चाहिए। अब सिद्ध कैसे करेंगे, इसके लिए हमको एक और मध्य बिंदु अपने से मानना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए एक और बिंदु मान लीजिए जिसका नाम है D। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम चलेंगे मध्य बिंदु C के लिए, उसके बाद हम चलेंगे मध्य बिंदु D के लिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 लिख देते हैं और अब हम चलेंगे मध्य बिंदु C के लिए। मध्य बिंदु सी के लिए, सी के लिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर दिया है AC बराबर BC, यानी कि AC बराबर BC। तो यहां पर हम लिख लेंगे पहले AC बराबर BC, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 से ही रिलेटिव है दोस्तों, BC। अब मध्य बिंदु C के लिए जब हम चले हैं दोस्तों तो AC और प्लस में BC को जोड़ेंगे तो AB प्राप्त होगा। तो हम AC और प्लस में BC को दोस्तों जोड़ देंगे तो प्राप्त होगा दोस्तों AB। अब देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिएगा, AC बराबर BC है, यानी कि हम BC के स्थान पर AC रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो AC का AC उतर जाएगा और BC है इसके स्थान पर AC रखेंगे और बराबर में दोस्तों हो जाएगा AB। अब AC को दोस्तों जोड़ेंगे तो 2AC हो जाएगा और बराबर में है दोस्तों AB। ये देखिए दोस्तों ये दो गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी AC बराबर हो जाएगा AB/2। बस इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अब हम चलेंगे मध्य बिंदु D के लिए। यहां पर हम लिख लेते हैं मध्य बिंदु D के लिए, मध्य बिंदु D के लिए। यहां पर देखिए दोस्तों जैसे जबकि हम मध्य बिंदु अब D के लिए चले हैं तो AD प्लस में BD को जोड़ेंगे तब हमको AB प्राप्त होगा। यहां पर देखिए दोस्तों AC लिखा है तो यहां पर हम लिख देंगे BD और बराबर में AD बराबर में BD। अब देखिए दोस्तों AD और प्लस में BD को जोड़ेंगे, AD और प्लस में हम BD को जोड़ रहे हैं तो प्राप्त होगा दोस्तों AB। अब देखिए दोस्तों BD के स्थान पर हम AD रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि AD बराबर BD है। तो AD यहां पर AD का AD उतर जाएगा और BD के स्थान पर AD हो जाएगा और बराबर में दोस्तों हो जाएगा AB। अब देखिए दोस्तों AD को जुड़ेगा तो 2AD हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा दोस्तों AB। जब ये दो देखिए यहां पर गुना में 2AD है, ये गुना में है तो AD बराबर में दोस्तों हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा AB/2। इसको भी दोस्तों हम यहीं छोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों यहां पर आप लोग क्या समझे, यहां पर आप फिर से इस प्रश्न पर चलते हैं, यानी इस आंसर पर। देखिए दोस्तों इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या होगा दोस्तों 1 होगा। अब देखिए 2 को AC से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2AC, यहां पर 2AC और बराबर में AB। और इसको भी इसके भी बट्टे में दोस्तों कुछ नहीं है तो हो जाएगा 1 यहां मौजूद है। अब देखिए 2 को AD से गुना करेंगे तो 2AD हो जाएगा और बराबर में AB। देखिए दोस्तों इसका आंसर यही आ चुका था, लेकिन हमने आप लोगों को विस्तृत से समझाया ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो।
यहाँ पर इसका भी आंसर यही आ गया था, लेकिन हमने आप लोगों को यहाँ समझाया था। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में कुछ और कह रहा था, हमारा आंसर कुछ और आ रहा है। देखिए बोल रहा था सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होगा, लेकिन यहाँ पर मध्य बिंदु तो दोस्तों दो आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे दोनों कथन एक दूसरे के विरोधी हैं, अतः किसी भी रेखाखंड का मात्र एक ही मध्य बिंदु होगा। बस इसका आंसर दोस्तों यही हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग प्रश्न संख्या 5 को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। यानी कि दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है आकृति 5.10। दोस्तों ये है आकृति 5.10। अब बोल रहा है क्वेश्चन में आगे, यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। यानी कि अब हम पहले दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है, AC बराबर BD, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। लिखेंगे दिया है AC बराबर BD, ये हमने लिख दिया। अब देखिए अब हमको सिद्ध करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, AB प्लस में BC को जोड़ेंगे और BC प्लस में CD को जोड़ेंगे। यहां पर हम लिख देते हैं AB प्लस में BC को जोड़ दिए और BC प्लस में CD को जोड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों ये BC प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो AB प्लस में BC और ये प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, और CD जो था वो वैसे ही रह जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये प्लस में है BC और ये माइनस में, दोनों कट जाएगा। यानी कि दोस्तों AB बराबर CD हमारा आंसर आ गया। यही दोस्तों हमको प्रूव्ड करना था। जी हाँ, हमको तो यही प्रूव्ड करना था, जो कि हमने प्रूव्ड कर चुका है। अब देखिए आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए होंगे। तो चलिए मेरी प्यारी साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यूक्लिड की अभिकृहितों की सूची में दिया हुआ अभिकृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। जो यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 जो आप लोगों को दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 की अभिधारणा से संबंधित नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को जैसे कि हमने उतना बड़ा लंबा चौड़ा सिद्ध किया, हमको ऐसे नहीं करना है। इसमें हमको एक शब्दों में उत्तर देना है, बस समझ लेना है इसको। यानी कि बोल रहा है यूक्लिड की अभिकृहितों की सूची में दिया हुआ अभिकृहित 5 की एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। हम लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि पूरे विश्व के लिए सामान्य अवधारणा है कि पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है। बस इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप लोग प्रश्नावली 5.1 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।